नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TLCC मैथ्स पे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट का कुछ क्वेश्चन एक दो लिए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल और रोम्बस का वर्टेक्स निकालने के लिए। तो उसमें हम लोगों ने जीरो मेथड अप्लाई किया कि इन्हीं लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि प्लीज़ 3D का कॉन्सेप्ट दीजिए मेंसुरेशन में। तो ठीक है, हम 3D का कॉन्सेप्ट आप लोग को दे देते हैं। ये एक तरह से आप इसको डेमो क्लास के तौर पे देखिए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। देखिए 3D का कॉन्सेप्ट क्या है, अलग अलग जो हम लोग क्यूब का अलग, क्यूबॉइड का अलग, सिलेंडर का अलग, कोन का अलग, प्रिज्म का अलग, पिरामिड का अलग अलग जो फार्मूला रटते हैं वो बेकार चीज़ है। फार्मूला रटना नहीं है। आप एक बार समझ जाओगे कि फार्मूला आया कहाँ से, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने में, हैंडल करने में कहीं 3D में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है 3D। सीधे हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर और देखते हैं 3D का फॉर्मूला आखिर में आया तो कैसे आया, यूज कैसे हुआ। बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं कि कब टोटल सरफेस एरिया लगाना है, कब सरफेस एरिया लगाना है, कब वॉल्यूम लगाना है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आते हैं सीधे हम अपने पॉइंट पर, मेंसुरेशन, जिसका हिंदी होता है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मतलब एरिया, मिति मतलब माप। मतलब किसी भी मतलब 3D हो या 2D हो, उनके एरिया, उनका माप इत्यादि के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो मेंसुरेशन क्षेत्र मिति को दो भागों में बांटा जाता है, 2D और 3D। 2D यानी 2 डायमेंशनल, यानी जिसे हम प्लेन फिगर बोलते हैं, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, वो 2D की श्रेणी में आ गया। 3D जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ कुछ मोटाई या ऊंचाई हो, वो 3D की श्रेणी में आ गया। 2D में बस आपको दो चीज पढ़ना है, पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर यानी उसकी परिमाप, एरिया मतलब उसका क्षेत्रफल। 3D में आपको एरिया और वॉल्यूम पढ़ना है, लेकिन एरिया दो पढ़ना है। एक कर्व सरफेस एरिया, जिसको आप लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हो, जिसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। एक टोटल सरफेस एरिया, जिसे आप होल सरफेस एरिया भी बोलते हो, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग देखेंगे कि ये 3D का जो फॉर्मूला है कैसे आया। जैसे अभी हम क्यूबॉइड और क्यूब यानी घनाभ और घन के बारे में चर्चा करते हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे ये क्यूबॉइड है, घनाभ है, ये सिलेंडर है और ये आपका कोन है। ध्यान से देखिएगा, वैसा 3D फिगर जिसकी पार्श्व सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया 90 डिग्री पर खड़ा हो। देखिए ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बनता है। ये चूंकि 3D फिगर है, ध्यान से देखिएगा, ये भी एंगल कितना होता है 90 डिग्री, इस पे भी 90 डिग्री। जैसे आप कमरा लेते हैं तो वो आपका जैसे एक्स एक्सिस हो गया, वो आपका वाई एक्सिस हो गया। किसी कमरे में एक्स एक्सिस हो गई हाइट, ये वाई एक्सिस हो गई, तो ये आपका जेड एक्सिस का काम कर जाएगा। या ये एक्स एक्सिस लीजिएगा, ये वाई एक्सिस लीजिएगा, तो ये आपका जेड एक्सिस का काम कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, वैसा 3D फिगर जिसकी कर्व सरफेस एरिया अपने बेस के साथ 90 डिग्री पर खड़ा हो, उनका वॉल्यूम क्या होता है। तो उनका वॉल्यूम जो होगा, जो 90 डिग्री, जिसका कर्व सरफेस एरिया 90 डिग्री पर खड़ा, उनका वॉल्यूम निकालने का बस सिंपल तरीका है क्या, बेस एरिया इनटू हाइट। चाहे वो प्रिज्म हो या पिरामिड हो, उस पर हम बाद में आएंगे। सीधे जानिए पहले आप ये कि जो 90 पर जिसका कर्व सरफेस एरिया खड़ा हो, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। इनका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बेस पेरीमीटर, जिसको आप लोग बोलते हैं आधार की परिमाप इनटू हाइट। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे आप ये घनाभ ही लिए, तो घनाभ का वॉल्यूम आप लोग याद करते हो L इंटू बी इंटू एच। तो एक्चुअली में ये आया कहाँ से, बेस एरिया। ध्यान से देखिए, तो अगर लंबाई L है, चौड़ाई यदि B है, तो बेस एरिया हो गया L इंटू बी, आई इंटू हाइट तो इंटू H। तो यही हो गया LBH, घनाभ का क्या, आयतन। अब जैसे घनाभ का कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया आपको बताया गया है किसी भी प्रकार का प्रिज्म हो तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस पेरीमीटर यानी ये आधार का परिमाप। तो अगर लंबाई L है और चौड़ाई यदि B है, तो आधार का परिमाप आप देखिए हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B, चूंकि ये आयत बन रहा है। ठीक है,
तो 2 इंटू एल प्लस बी आधार का परिमाप, इंटू ऊंचाई h, तो ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जिसे कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यही चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है आपका कर्व सरफेस एरिया की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या क्या है देखते हैं इस पे। ध्यान से देखिए, ये जैसे मान लिया आपका ये घनाभ है, तो घनाभ को हम लोग कहीं कहीं आप समांतर षटफलक भी बोलेगा। समांतर क्यों बोलता है, षटफलक क्यों बोलता है, उस पर भी आएंगे। समांतर इसलिए बोलता है कि घनाभ आखिर बनता कैसा है 3D फिगर में। ध्यान से देखिए, जब 6 आयताकार फलक, कितने आयताकार फलक, 6 आयताकार फलक एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पे आके मिलते हैं, तब उस 3D का फिगर का जो निर्माण होता है उसे हम लोग घनाभ कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। देखिए ध्यान से, 6 आयताकार फलक, एक तो आपका जैसे ये हो गया, जैसे कमरा है तो एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस वो सामने वाला 2, एक ऊपर वाला 3, एक नीचे वाला 4, एक इस साइड वाला 5, एक इस साइड वाला 6, यानी 6 आयताकार फलक जब एक दूसरे से 90 डिग्री पे आके मिलते हैं तो जिस सरफेस का निर्माण होता है, जिस 3D फिगर का निर्माण होता है उसे हम लोग घनाभ बोलते हैं। अब गौर कीजिए, घनाभ में 2 बेस होते हैं, एक बेस ऊपर वाला, एक बेस नीचे वाला। ठीक है, ये 2 बेस होते हैं और ये जो चारों दीवार हैं ये कर्व सरफेस एरिया कहलाते हैं। तो हम लोग इसे प्रिज्म और पिरामिड से समझेंगे। ध्यान से देखिए, प्रिज्म और पिरामिड। आप लोग सोच रहे होंगे कि घन घनाभ बता रहे, प्रिज्म पिरामिड कहाँ से आ गया, तो ये एक्चुअली में एक प्रिज्म ही है। शंकु जो पढ़ते वो एक पिरामिड ही है। ध्यान से देखिए, जैसे घनाभ आया तो घनाभ में आप लोग को पूछा जाएगा कितने किनारे होते हैं, कितने सरफेस होते हैं। तो ध्यान से देखिए, 6 आयताकार पृष्ठ आके मिलते हैं तो इसके 6 फलक हुआ, फलकों की संख्या 6, यानी नंबर ऑफ फेसेस 6 हो गया। नंबर ऑफ फेसेस कितना होगा, 6। किनारा, तो किनारा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, 4 ऊपर, उसी तरह 4 नीचे, 8, और ये 4 जो हाइट है, तो 4 4 8 और 4 12, यानी 12 किनारे हो गए। किनारे यानी एड्स कितना हो गया, 12। और वर्टेक्स यानी शीर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वर्टेक्स कितने हो गए, 8। इसे आप लोग 6 क्लास में पढ़े होंगे, यूलर्स थ्योरम, 6 क्लास BTBC और NCERT के बुक में। यूलर्स थ्योरम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यूलर्स फॉर्मूला, यानी नंबर ऑफ वर्टेक्स माइनस नंबर ऑफ एज प्लस नंबर ऑफ फेसेस, यानी शीर्षों की संख्या माइनस किनारों की संख्या प्लस फलकों की संख्या ऑलवेज 2 होती है किसी भी 3D फिगर में। जैसे देखिए यहाँ नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना आया है, वर्टिसेस 8, माइनस नंबर ऑफ एज यानी किनारों की संख्या कितनी है, 12, प्लस नंबर ऑफ फेसेस यानी फलकों की संख्या कितनी है, 6। तो 8 प्लस 6 14, 14 में से 12 गया कितना, 2। ये एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है किन्हीं एग्जाम में, ये 3 में से कोई 2 आपसे दे के तीसरा आपसे मांगा जा सकता है। तो ये प्रत्येक 3D फिगर के लिए है यूलर्स फॉर्मूला V माइनस E प्लस F इक्वल टू 2। अब आते हैं हम इसे प्रिज्म और पिरामिड की श्रेणी में क्यों ले जा रहे हैं। तो प्रिज्म किसे कहते हैं, तो वैसा 3D फिगर जिनका 2 बेस हो, कितने बेस हो, 2 बेस हो, और दोनों बेस पैरेलल और सर्वांगसम हो, मतलब जिस आकार का, जिस माप का नीचे आधार में आकृति है उसी आकार उसी माप का ऊपर में आपका आकृति है, तो इसे बोला जाता है ये दोनों आपस में पैरेलल है और दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो ये प्रिज्म की श्रेणी में आया, यानी प्रिज्म में 2 बेस होते हैं और दोनों बेस पैरेलल और सर्वांगसम होते हैं। जिस प्रकार जैसे सिलेंडर हम लिया, तो सिलेंडर भी प्रिज्म की श्रेणी में है, क्यों, क्योंकि इनमें भी 2 बेस है और दोनों बेस पैरेलल है और सर्वांगसम है, मतलब जिस माप की यहाँ त्रिज्या रहेगी उसी माप की यहाँ त्रिज्या रहेगी। बच गया पिरामिड। तो पिरामिड को क्या बोला जाता है कि पिरामिड जैसे ये शंकु है, ये आपका पिरामिड की श्रेणी में आ गया। तो कहीं का नहीं, पिरामिड तो अलग होता है, कुछ अलग नहीं होता है, ये पिरामिड का ही एक टाइप है।
तो पिरामिड जिसका एक बेस हो, कितने बेस हो, एक बेस हो, और बेस का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, और एपेक्स जो होती है एक सीध में होती है पिरामिड में। हमेशा याद रखिएगा, आपको वही 3D पिरामिड के रूप में पढ़ना है, जिनका बेस का केंद्र और एपेक्स, जिसको ये एपेक्स बोलते हैं, शीर्षो बिंदु बोलते हैं, शीर्ष बिंदु, वो दोनों एक सीध में होगा, तो वो पिरामिड, उसी टाइप का पिरामिड आपको पढ़ना, जिसको राइट पिरामिड में हम लोग बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, पिरामिड में बस एक ही बेस होते हैं और प्रिज्म में दो बेस होते हैं। प्रिज्म में कितने बेस होते हैं, दो बेस होते हैं। अब पिरामिड और प्रिज्म से हम लोग इसकी फॉर्मूला की रचना किस प्रकार हुई है वो देखेंगे। देखते हैं, अभी हम लोग ये 3D फिगर को दो भाग में बांटे हैं, एक प्रिज्म और दूसरा पिरामिड। प्रिज्म जिसमें दो बेस हो और दोनों बेस पैरेलल और सर्वांगसम हो, तो उन सारे चीज़ों के, उन सारे 3D के लिए बस एक ही कॉन्सेप्ट है, ये तीन कॉन्सेप्ट है आपके पास। उसी तरह पिरामिड में होगा, तो प्रिज्म का वॉल्यूम, प्रिज्म का आयतन हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट। ये उन सभी 3D का आयतन है जिनका कर्व सरफेस एरिया 90 पर खड़ा हो। कर्व सरफेस एरिया यानी जो वक्र पृष्ठीय सतह है वो 90 डिग्री पर खड़ा हो। बेस एरिया इंटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस पेरीमीटर यानी आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। जैसे ये आपका अभी घनाभ था, LBH था। ध्यान से देखिए, अगर इसकी आयतन की बात करें तो आधार का क्षेत्रफल L इंटू बी इंटू एच, तो इसका आयतन हो गया L इंटू बी इंटू एच। अगर हम घनाभ की कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कुछ नहीं, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया बेस पेरीमीटर यानी आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो यानी ये कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जिसे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी आप बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया कर्व सरफेस एरिया यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस 2 इंटू बेस एरिया। 2 इंटू, चूंकि दोनों सर्वांगसम ही है तो जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, तो 2 इंटू एल इंटू बी। इसे आप 2 से अंदर इंटू कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एल एच प्लस, ध्यान से देखिए, एल इंटू एच एल एच, 2 इंटू बी एच। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यही घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते हैं 2 इंटू एल बी, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। लेकिन इसे अब हम लोग याद रखेंगे इस तरह से, आयतन किसी भी 3D का जिसका कर्व सरफेस 90 पर खड़ा हो, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। कर्व सरफेस एरिया यानी बेस एरिया छोड़ के जो एरिया होगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा।
तो कर्व सरफेस एरिया होगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, क्योंकि बेस एरिया को हमने छोड़ चुका था तो यहाँ ऐड कर दिए। अब आते हैं घनाभ का जो टोटल फार्मूला है हम एक जगह लिख दे रहे हैं, आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जैसे इस घनाभ का, इस क्यूबॉइड का हमने कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम वो तीनों देख लिया। अब आप लोग देखते होंगे बहुत जगह क्वेश्चन आते हैं कि किसी कमरे में रखी जाने वाली लंबे से लंबे छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो वो लंबा से लंबा छड़ जो होता है वो होता कहाँ पर है, कैसे रखेंगे और उसका क्या फार्मूला होता है। तो ध्यान से देखिए, किसी भी कमरे में लंबे से लंबे जो छड़ रखी जाएगी वो इस डायगोनल से लेके इस डायगोनल तक जो डिस्टेंस होगी यही सबसे बड़ा छड़ यह रखा जाएगा, इससे बड़ा रखा ही नहीं जा सकता। देख लीजिए ध्यान से, इस डायगोनल से लेके इस डायगोनल तक या इस डायगोनल से लेके इस डायगोनल तक। तो हम लोग सीधे रट लेते हैं कि चलिए जी कमरे में रखी जाने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई होगी उसका विकर्ण और √L² प्लस B² प्लस H²। गौर कीजिए एक्चुअली में ये आया कहाँ से। अगर ये लंबाई L है, अगर ये चौड़ाई B है और ये आपका हाइट H है, तो अगर हम आपसे बोले कि चलिए जी कमरे में रखे जाने वाले लंबे से लंबे छड़ की लंबाई ज्ञात करें, तो आप गौर कीजिए ये और ये दोनों शीर्ष को जो मिला देंगे, ध्यान से देखिए, ये दोनों शीर्ष को जो मिलाने वाली रेखाखंड होगी ये कोई जरूरी नहीं इसके सीध में जाएगी। हम अभी 3D फिगर में आपको बताना चाह रहे हैं, ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का यही लंबे से लंबे छड़ की लंबाई देगा और इसका लेंथ किस प्रकार निकलेगा। अब ध्यान से देखो, ये H है, अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को, बेस के दोनों विकर्ण को अगर हम मिला दें, बेस के दोनों विकर्ण को मिला दें, गौर कीजिएगा ये B है ये L है, तो ये बेस का विकर्ण क्या हो जाएगा, √L² प्लस B²। अब गौर कीजिए, मान लिया ये A है, ये मान लेते B है, ये मान लेते C है, तो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें ये एंगल 90। ध्यान से देखिएगा, चूंकि ये बेस का विकर्ण है तो इसके साथ ऊंचाई जो है 90 डिग्री ही बनाएगी। ठीक है, ये 3D फिगर देखने में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे यहाँ तक भी 90 और यहाँ तक भी 90, तो ये 3D फिगर में जा रही है। अब देखिए ये कर्ण, जिसको हाइपोटेनियस भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABC में कर्ण बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है। कर्ण बराबर क्या होगा, अगर उसे डायगोनल को D से हम सूचित करें तो D बराबर होगा √ आधार का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा L² प्लस B² प्लस लंब स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर H का स्क्वायर, तो H²। यही कारण है कि कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई या कमरे का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H², जो कि हम लोग देख लिए कहाँ से आया। अब आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन में कि ये विकर्ण का फॉर्मूला आखिर ये होता क्यों है। किसी भी कमरे के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल XYZ हो, किसी कमरे के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल XYZ हो तो उस कमरे का वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, उस कमरे का आयतन। ध्यान दीजिए, मान लेते कमरे की लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है। 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, जैसे ये सरफेस लिए, ठीक है, तो इससे सटा हुआ जो सरफेस है उनका क्षेत्रफल XYZ। तो जैसे मान लेते हैं हम पीछे वाला सरफेस ही ले लेते हैं, तो पीछे वाला ये सरफेस के एरिया x है, पीछे वाला सरफेस जो है इसका एरिया x है। ये साइड जो एरिया है इसे मान लेते हैं हम y, ध्यान दीजिए इसे मान लेते हैं y, और नीचे बेस में जो है उसे हम लोग z मान लेते हैं। इसे हम लोग z मान लेते हैं। ये XYZ है क्या, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आता है कि किसी कमरे के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल XYZ है, तो 3 संलग्न यानी तीनों सरफेस जो एक दूसरे से अटैच होना चाहिए, कोई भी 3 सरफेस आप लिख सकते हैं। तो ये मान लिया ये पीछे वाले दीवार है उनका एरिया x है, इस साइड वाला जो दीवार है इनका एरिया y है, और नीचे जो बेस है उनका एरिया z है। तो अगर आप देखो कि अगर आपने पीछे वाले जो सरफेस है उनका एरिया x माना, तो वो एक्चुअली में निकलेगा कैसे, ये इंटू ये, यानी ये तो L है तो ये भी L होगा, L इंटू H।
अब बाई इस दीवार का एरिया आपने बाई माना है, अगर नोमेनक्लेचर कर दें, आपका नाम लिख दें हम, अगर नाम लिख दे तो A B C D, ये आपका E F G H, यानी X एरिया हुआ कौन सा सरफेस का, A D C B, बाई एरिया हुआ A E G B। तो बाई जो एरिया हो गया वो उसको लिख सकते हैं हम लोग B इंटू H, B इंटू H। नीचे बेस का जो एरिया Z है, तीसरा फलक का एरिया Z है, ध्यान से देखिए, उसे लिख सकते हैं L इंटू बी, L इंटू बी। अगर हम तीनों को आपस में इंटू कर दें, गौर कीजिएगा, तीनों को आपस में इंटू कर दे तो x इंटू बाई इंटू जेड बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। अब इसे एक साथ लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर, और L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड, देयरफॉर V इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स वाई जेड। यानी यदि किसी कमरे के 3 संलग्न फलकों का एरिया क्रमशः रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड हो तो उस कमरे का आयतन डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं रूट अंडर एक्स वाई जेड। जब आपने देख लिया कि ये रूट अंडर एक्स वाई जेड कैसे आया, तो फिर इसे आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। एफ बाय मिस्टेक लिखा गया था, इसे आप लोग एच कर लीजिएगा, किसी एक सरफेस का नाम चेंज कर लीजिएगा, वर्टेक्स का नाम चेंज कर लीजिएगा। जैसे हम आते हैं सिलेंडर पे, सिलेंडर जिसे राइट सिलेंडर भी आप लोग बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में बेलन बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, बेलन, ये बेलन का आपको पढ़ना है, फिर से वॉल्यूम पढ़ना है, कर्व सरफेस एरिया पढ़ना है, टोटल सरफेस एरिया पढ़ना। ठीक है, आप लोग इसका फॉर्मूला याद करते हैं, आयतन पाई स्क्वायर एच होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, टोटल सरफेस एरिया भी उसी तरह याद करते हैं। लेकिन एक बार देख लीजिए ये फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से। अभी हमने बताया है कि बेलन भी एक प्रकार का प्रिज्म है, प्रिज्म यानी कि जिनका 2 बेस हो और दोनों बेस पैरेलल और सर्वांगसम हो, तो उन सभी आकृति का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। तो आधार में एक सर्किल है, तो इनका आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट इनका h है। मान लिया इस बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई आपका h है, तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर h। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर, यानी 2 पाई आर, बेस में एक सर्किल बन रहा है, सर्किल का परिधि होता है 2 पाई आर आई इंटू एच, यानी बेलन का कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम बोले हुए हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, 2 बेस है इसीलिए 2 इंटू, तो कर्व सरफेस एरिया है आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू बेस एरिया, तो 2 इंटू एक बेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। इसी में से हम लोग 2 पाई आर कॉमन लेके बोलते हैं एच प्लस आर, यानी बेलन का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब गौर कीजिए, जैसे आप लोग को मान लिया जाए, ये तो कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था कि प्रिज्म के रूप में देखा जाता है इस बेलन को, तो वो प्रिज्म का आयतन का बेस एरिया इंटू हाइट, प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया, ये सब बता दिया था। लेकिन गौर कीजिए, जैसे मान लेते ये आपका बेलन है, तो ये यहाँ भी एक सर्किल बन रहा है, यहाँ भी एक सर्किल बन रहा है, तो ये दोनों बेस कहलाते हैं। कर्व सरफेस एरिया ये एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया ये हो गया। बेस एरिया छोड़ के जितना भी एरिया वो कर्व सरफेस एरिया में आता है। जैसे अगर ये आधार की परिधि त्रिज्या आपका r है, अगर इसे हम कैंची से लेके यहाँ से काट दें और उसे फोल्ड कर दें, ध्यान से देखिएगा, उसे फोल्ड कर दें, तो जो आपका 2 पाई आर ये था, यही हो गया 2 पाई आर, और ये क्या हो गया h। तो ये तो एक आयत का रूप ले लिया, तो आयत का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हैं, एक भुजा गुने दूसरे भुजा, तो ये तो आपका आया 2 पाई आर। देखिए ध्यान से, ये 2 पाई आर है, सर्किल की परिधि है, तो ये आपने खोल दिया, तो यही लेंथ हो गया 2 पाई आर और ये h, यही कारण है इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच। फिर कर्व सरफेस एरिया में दोनों बेस एरिया जोड़ दिए, यानी
ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो वो 2 पाई आर स्क्वायर हमने जोड़ दिया, तो उसी में से 2 पाई आर कॉमन लेके h प्लस आर हो गया। यानी बेलन का आयतन, बेलन का कर्व सरफेस एरिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको हो गया। लेकिन इसे याद मत कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। आते हैं शंकु पे। जैसे ये आपका एक पिरामिड का रूप रहता है शंकु। पिरामिड का रूप में क्यों रहता है? क्योंकि इसमें बस एक ही, जिसमें एक बेस हो, 3D फिगर, जिसमें वैसा 3D फिगर जिसमें एक बेस हो, वो पिरामिड का रूप में हो जाएगा। तो पिरामिड में आप लोग को पता होना चाहिए, यहां पर देख लीजिए पिरामिड, पिरामिड का रूप का अगर कोई भी 3D हो तो उनका जो वॉल्यूम होगा, ध्यान से देखिए, उनका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया इसे मिटा दे रहा है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। फिर पिरामिड वाले सभी 3D का कर्व सरफेस एरिया होगा 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू प्रिज्म था हाइट, यहां होगा लैटरल हाइट, जिसको तिर्यक ऊंचाई भी आप लोग बोलते हैं, लैटरल हाइट। और थर्ड नंबर टोटल सरफेस एरिया जो होगी वो होगी कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। वहां पर 2 इंटू बेस एरिया थी और यहां पर सिंगल बेस एरिया, क्योंकि इसमें एक ही बेस होता है, गौर कीजिएगा। जैसे ये आप शंकु देख लो, हम आएंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे और कॉन्सेप्ट है, उस पर आएंगे, लेकिन अभी हम दिखाना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे फार्मूले जो इनके बने वो आया कहाँ से बेसिकली। देखिए जो पिरामिड है या ये आपका शंकु है, जिसे कोन भी आप लोग बोलते हैं, ये हो गया इसके एपेक्स और ये हो गया इसके सेंटर। सेंटर से एपेक्स का जो डिस्टेंस होता है इसे ऊंचाई बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। इसे शंकु अगर ये है तो इसे आधार की त्रिज्या r बोलते हैं, और ये आपका लेटरल हाइट या तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, जिसे तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं, इसे जनरली L से सूचित करते हैं। तो गौर कीजिएगा, वॉल्यूम होता है शंकु का 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये 1/3 ही क्यों होती है वो गौर कीजिएगा। जैसे इसे हम एक अपने सीध में आगे बढ़ा दें, इसे भी अपने सीध में आगे बढ़ा दें, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेलन का काम कर लिया, ये जाएगा इस लेवल तक, ये आपका बेलन का काम कर गया। और अगर इस पोर्शन को हम निकाल ले तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, तीनों वॉल्यूम आपस में इक्वल होती है। तो चूंकि ये तीनों वॉल्यूम आपस में इक्वल होती है, एक को अगर 1 यूनिट मानेंगे तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये जो बीच वाला केवल शंकु हो गया, केवल कोण हो गया, तो इनका आयतन जो होगा पूरे का 1/3 है। पूरा अगर 3 यूनिट है तो ये पूरे का 1/3 है। यही कारण है कि कोण का वॉल्यूम 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 हो गया किसके कारण, क्योंकि ये पूरे का क्या है 1/3। यानी अब उन सभी 3D फिगर का आयतन वॉल्यूम जो पिरामिड के रूप में हो, यानी कहने का मतलब जिसमें केवल एक बेस है, या जिसे हम बोल सकते हैं कि वो उन सभी 3D जिसका कर्व सरफेस एरिया 90 पर खड़ा हो, उनका आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और जिनका 90 डिग्री से झुका हो, जिनका कर्व सरफेस एरिया 90 डिग्री से झुका हो, उनका आयतन हो जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। आते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो उन सभी 3D फिगर का कर्व सरफेस एरिया जिनका कर्व सरफेस 90 से झुका हो, 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू लेटरल हाइट, यानी 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई, और टोटल सरफेस एरिया तो हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया और प्लस बेस एरिया। जैसे हमने शंकु के बारे में अभी देख रहा था, तो शंकु का फिगर आप लोग बना लीजिए और गौर कीजिए इस पे। मान लेते ये आपका कोण है, शंकु है, जिसकी हाइट h है, लेटरल हाइट l है, और बेस का जो रेडियस है आपका वो मान लेते r है। ध्यान से देखिएगा,
तो वॉल्यूम ए 1/3 यानी शंकु का वॉल्यूम आप लोग क्या बोलते हो 1/3 पाई स्क्वायर h। वो आया कहाँ से 1/3 बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो यही हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के बारे में बोला गया है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर। तो जैसे हम यहां पर मिटा के लिख रहे हैं, जगह नहीं है इसलिए, ये वॉल्यूम तो आपने देख लिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया जिसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप बोलते हैं, क्या होता है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर। चूंकि बेस में एक सर्कल है तो सर्कल का पेरीमीटर होता है, सरकमफरेंस होता है, जो आप बोलिए 2 पाई आर इंटू लेटरल हाइट यानी तिरछी ऊंचाई एल। यही 2 से 2 कट गया तो हो गया पाई आर एल, यानी शंकु का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। इसमें से आप चाहें तो पाई आर कॉमन भी ले सकते हो, पाई आर कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर, ये हो गया शंकु का टोटल सरफेस एरिया। तो कहने का मतलब हम अभी आप लोग को बता रहे हैं कि 3D फिगर को आप एक प्रिज्म और एक पिरामिड के रूप में बांट लो। प्रिज्म यानी जिनका 2 बेस हो, कितने बेस हो 2 बेस हो, और दोनों बेस पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हो। अब पिरामिड में एक बेस हो और उनका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 90 से झुका, जबकि प्रिज्म में 90 डिग्री पर। तो जो 90 से झुका रहेगा उन सारे 3D का आयतन होगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू लेटरल हाइट, और टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। जाहिर सी बात है जब 90 से झुका हुआ है तो उसकी 2 ऊंचाई हो जाएगी, एक ऊंचाई तो ये होगी और एक इसकी लेटरल हाइट होगी। अब